हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने संविधान सभा और भारतीय संविधान के जो स्रोत है उन दो टॉपिक को कवर कर लिया था और आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इसे हम क्लास नोट्स के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ये क्लास नोट्स आपका हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप एसएससी के, रेलवे की या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए आपका ये जो क्लास नोट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को समझते हैं। भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था, भारत का मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। हमने पढ़ा था संविधान सभा टॉपिक में, हमने पढ़ा था ये जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। तो जो अनुसूची थी वो उसमें 8 थी, लेकिन वर्तमान में जरूरत के हिसाब से अनुसूची को बढ़ाकर अब 12 हो गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी तो आपको बोलना है 8 अनुसूची, और वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कितनी अनुसूची है तो आपको बोलना है 12 अनुसूची है। अब एक एक करके इन 12 अनुसूची के में क्या क्या प्रावधान है उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में बोला गया है भारत होगा, भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो पहला अनुसूची है उसमें अगर कोई व्यक्ति संविधान को पढ़ना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले उसको ये जानकारी प्राप्त होगी कि भारत में के बारे में उसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सारी जानकारी जो प्रथम अनुसूची में लिख दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया है, तो पदाधिकारी जो होते हैं उनके वेतन का वर्णन किया गया है। अब ये जो वेतन भत्ता है ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, जैसे कोई बैंक का पीओ हो गया, सीओ हो गया, ये सब का वर्णन इसमें नहीं है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गया, चुनाव आयुक्त हो गया, ये सब जैसे बड़े बड़े पोस्ट हैं उन लोगों के वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है कि किनको कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना मिलेगा, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो इन लोगों को कितना वेतन मिलेगा, इसके बारे में दूसरी अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में बताया गया है इन्हीं पदाधिकारी जिनका वर्णन अभी हमने दूसरी अनुसूची में किया था, उन्हीं के शपथ का वर्णन किया गया। शपथ तो वही लोग लेंगे, तो इसमें किसका वर्णन हो गया, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, हमारे न्यायाधीश हो गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको कौन शपथ दिलाएगा, तो ये सब बातें हैं वो तीसरी अनुसूची में लिख दी गई है। तो ये जो किसी पदाधिकारी या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब के अगर शपथ की बात बोलने के लिए बोला जाएगा तो ये हमें तीसरी अनुसूची में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में बोला गया है राज्यसभा में सीटें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। इसका मतलब ये है कि जो चौथी अनुसूची में बोला गया है कि राज्यसभा में हर राज्य के लिए एक फिक्स है, हर राज्य से राज्यसभा में कितना व्यक्ति जाएगा ये एक फिक्स संख्या है। कोई भी राज्य है वो अपने मन के मुताबिक अपने कैंडिडेट को राज्यसभा में नहीं भेज सकता। इसके लिए संविधान में लिखा हुआ है कि जैसे बिहार से कितने व्यक्ति हैं जो राज्यसभा में जाएंगे, अगर झारखंड के देखा जाए तो झारखंड से कितने व्यक्ति राज्यसभा में जाएंगे। इसी तरह हर चीज़ में क्या लिख दिया गया है कि वहाँ राज्यसभा में कितने व्यक्ति उस राज्य से जाएंगे, जिसका जो बंटवारा किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में बोला गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति, जैसा आप लोग पता होगा अनुसूचित जाति और जनजाति वो क्या पिछले वर्ग हैं, पिछड़े हैं, तो उनके जो है उनको मतलब ये आज के टाइम में उनको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रावधान किए गए वो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत किए जाते हैं। तो पांचवी अनुसूची में बोला गया है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है उनको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद छठी अनुसूची है, तो छठी अनुसूची में आपको याद रखना है केवल अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का बात किया गया था पांचवी अनुसूची में, लेकिन छठी अनुसूची में केवल अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किया गया है। अनुसूचित जनजाति है उसको केवल आगे बढ़ाने की बात की गई है। अनुसूचित जनजाति यानी ये एसटी होता है। आपको याद रखना एसटी कौन होते थे, जो पहले में क्या होता था, एसटी जो थे वो जंगलों में रहते थे, जंगली उनका वेशभूषा, खान पान, सब परंपरा सब उनका अलग रहता था। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए स्पेशल जो प्रावधान किया गया है, कुछ विशेष प्रावधान जो है वो छठी अनुसूची में है। ये सभी को नहीं मिला है, ये केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये केवल 4 राज्य के जो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति होंगे उनके लिए प्रावधान है वो छठी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 7वीं अनुसूची।
नेक्स्ट जो है वो है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बोला गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, यानी बहुत सारे काम होते हैं, शिक्षा हो गया, वेतन से रिलेटेड हो गया, पैसा से रिलेटेड हो गया, तो सभी कामों को क्या किया गया, 3 सूची में बांट दिया गया है। संघ सूची में, तो संघ सूची में जो जितने भी विषय आएंगे उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकता है, और संघ सूची में अभी जो विषय है वो टोटल 100 है। पहले 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें टोटल 100 विषय को रखा गया है जो संघ सूची के अंतर्गत है। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची वो होता है जिसके अंतर्गत राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे उन सभी पर केवल राज्य सरकार का कानून बना सकता है। तो इसमें टोटल अभी पहले 66 थे जो अब 61 हो गए हैं। आपको याद रखना है राज्य सूची में जो विषयों की संख्या भी है वो 61 है। इसके बाद नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होता है जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय को शामिल किया गया है उनमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, तो इन्हें समवर्ती सूची कहा जाता है। अब वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 52 है। पहले ये 47 थी, लेकिन अब इनकी संख्या हो गई है वो 52 है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ये जो विषय है, ये विषय आप लोगों को याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य सूची में कितना विषय है, संघ सूची में कितना विषय होगा, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है भाषा का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। तो जैसे प्रारंभ में जो भाषाएं थी, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, हमने संविधान सभा में भी पढ़ा था। तो उस समय जो 8वीं अनुसूची में जो भाषा थी वो 14 भाषा थी, लेकिन अब जो 8वीं अनुसूची में भाषा की जो संख्या हो गई है वो 22 हो गई है। यानी आपको याद रखना है, अगर मूल संविधान में पूछा जाएगा भाषाओं की संख्या कितनी थी तो 14 थी, और अगर वर्तमान संविधान में पूछा जाएगा कि टोटल कितनी संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं। इनका जो वर्णन किया गया है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। कुछ कुछ संशोधन किए गए हैं जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये सब, नेपाली, मणिपुरी, ये सब भाषाओं को 8वीं अनुसूची में फिर जोड़ा गया है। तो जो हम राजभाषा का जो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि कौन सी भाषाओं को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। बाद जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची है, ये 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया था, तो इनके तहत कुछ संविधान संशोधन किए गए जिसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया। तो आप लोगों को इसी तरह एक टेबल बना लेना है। टेबल में पहले आपको संशोधन लिखना है, कौन सा संशोधन किया गया, वर्ष लिखना है, किस वर्ष में किया गया है, इसमें क्या है शामिल किया गया उसको लिखना है, और एक विशेष, इसमें कुछ विशेष तत्व जो है उनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं जो अनुसूची है वो पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और ये संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या रखा गया, तो इसमें भूमि सुधार है, आपको याद रखना है। 9वीं संविधान संशोधन में 9वां जो अनुसूची था, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को रखा गया है, और इसमें अगर विषय की संख्या देखेंगे तो 284 विषय इसमें शामिल किया गया है। तो इसके बारे में एक और चीज़ आपको याद रखना है कि प्रारंभ में जो था, इसमें जो विषय थे, प्रारंभ में 9वीं अनुसूची में जो विषय थे उनको प्रारंभ में न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता था। यानी अगर इसमें कुछ भी गलती होता था तो न्यायालय में इसको हम किसी पे केस नहीं कर सकते थे, यानी कोर्ट में इसको नहीं ले जा सकते थे। लेकिन अब वर्तमान में ये क्या है कि अब इसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, यानी अगर कुछ इसमें गलत होता है तो हम इसको न्यायालय में, कोर्ट में इसके लिए केस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची उसका संशोधन है 52वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1985 में। इसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो दल बदल का प्रावधान है। दल बदल वो होता है जैसे एक पार्टी के कोई नेता है वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो इसके लिए भी एक कानून बना हुआ है। ये नहीं कि कोई भी नेता है वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में अपने मन से चला जाएगा, इसके लिए एक कानून भी बना हुआ है। तो ये चीज़ जो दल बदल के बारे में जो कानून है वो 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है वो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ऐसे ये जो हुआ था वो 1992-93 में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था को इसमें अपनाया गया था। जो पंचायती व्यवस्था रहती है उसको इसमें अपनाया गया था, और इसमें जो विषयों की संख्या है वो 29 है। इसमें जो टोटल 29 कार्य क्षेत्र रखे गए हैं, टोटल 29 कार्य क्षेत्र रखे। ये जो 11वीं अनुसूची है बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर सरकार भी बहुत काम करी है, तो इसके लिए ये वाला जो अनुसूची है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कभी इसका संशोधन दे देगा, कौन सा संशोधन था, इसमें कभी दे दिया जाता है कि इसका कितना विषय था, इसमें पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं। ये चीज़ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है 11वीं अनुसूची। उसके बाद नेक्स्ट है 22वीं अनुसूची। 22वीं जो अनुसूची थी वो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, और ये जो संशोधन हुआ था वो 1992-93 में हुआ था।
इसके अंतर्गत नगर प्रशासन को रखा गया है। नगर का प्रशासन कैसा होगा इसके बारे में बताया गया है, वो 22वीं अनुसूची में बताया गया है। और अगर विषय की विशेष इसमें बात करेंगे तो इसमें टोटल 18 कार्य क्षेत्र हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में 29 कार्य क्षेत्र थे, उसी तरह नगर प्रशासन में उसमें 18 कार्य क्षेत्र हैं। तो यह 22वीं अनुसूची में है जो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने भारतीय संविधान की जो अनुसूची है इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर करेंगे और इसी तरह के और भी वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। धन्यवाद।